तो गाइस, जैसा कि आप सभी को मैंने बोला था कि जैसे ही हमारा वॉल्यूम 2 एडिटोरियल खत्म हो जाएगा तो वॉल्यूम 1 जो हमारा जनवरी फरवरी में जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ था, तो काफ़ी टाइम हो गया प्रैक्टिस सेट लगाए हुए। तो मैंने बोला था कि उसका रिवीजन में स्टार्ट करेंगे। आप सबने बोला था यस सर, डेफिनेटली जरूर से स्टार्ट करें। तो अब जो है वॉल्यूम 2 एडिटोरियल खत्म हो चुका है, वॉल्यूम 3 द प्लेटफॉर्म खत्म हो चुका है। तो अब हमारे चैनल पे वॉल्यूम 1 से स्टार्ट होने जा रहा है एडिटोरियल। वॉल्यूम 1 का हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप सभी को पसंद आया। कमेंट करके जरूर बताएं और अपने कट ऑफ मार्क्स को भी जरूर जरूर हमारे साथ शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है ये होगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और इसका जो कट ऑफ मार्क रखा गया वो रखा गया 65 नंबर। उम्मीद करता हूँ आप सब इस कट ऑफ को जरूर जरूर टच करेंगे और आप सब इसमें बेहतरीन अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज के ये वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का पोजीशन 2020 में क्या था। तो भारत का जो पोजीशन था 2020 में वो था 112वां, याद रखें। और अगर बात की जाए फर्स्ट रैंक किसने होल्ड किया है तो वो होल्ड किया है आइसलैंड ने। ठीक है, फर्स्ट रैंक आइसलैंड को मिला। और अगर बात की जाए कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है तो यह जो है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये इसको रिलीज करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बात हो रही है यानी इंटरनेशनल यूथ डे, तो ये मनाया जाता है, देखिए, 12 अगस्त को होता है, याद रखें। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात करें तो वो हो जाएगा हमारा 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी हमारा अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात हो तब होगा। ठीक है, चलिए 3 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 3 में, हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये जो नियुक्त किया गया है पी प्रवीण सिद्धार्थ को इसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव जो है ये नियुक्त किया गया है पी प्रवीण सिद्धार्थ को। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया और पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया, याद रखें। 4 देखते हैं हम। 4 में क्या है, भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग ऑप्टिकल्स इंटेलिजेंस यानी HPC AI परम सिद्ध को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में कौन सा रैंक, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये उसको प्राप्त हुआ है पोजीशन वो है 63वां। ठीक है, याद रखें 63। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो ये जो पहला राज्य बना है वो बना है केरल। ठीक है, तो केरल पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम अपनाने वाला देश का फर्स्ट स्टेट इंडिया में बन गया है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर की बात करें वो केरल में ही है। कितनी है तो 93.91% केरल में है, याद रखें। जबकि सबसे मिनिमम की बात की जाए तो वो अपना बिहार है। ठीक है, मिनिमम की बात करें तो अपना बिहार, हमारा बिहार, यहाँ पे परसेंटेज कितनी है तो बिहार की परसेंटेज है 61.8%। ठीक है, 6 देखते हैं क्या बोल रहा है, उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसकी जो पुस्तक के लेखक है वो है अशोक कुमार पांडे। ठीक है, 7 देखते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था। तो 2020 विश्व खाद्य दिवस का जो विषय था वो था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, ये हमारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का जो है थीम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में, वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था। ठीक है, तो प्रथम स्थल जो विश्व रामसर सूची में 1974 में शामिल होने वाला जो स्थल था, जो जगह थी वो थी कोबोर्ग प्रायद्वीप। ठीक है, तो रामसर सूची में शामिल होने वाला फर्स्ट जो कोई ऐसा जगह था उसका बात किया जाए तो कोबोर प्रायद्वीप था। ये कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और वर्तमान समय में की अगर बात की जाए, करंट टाइम की बात की जाए तो जनवरी 2021 तक रामसर सूची में भारत की अगर बात की जाए तो टोटल 42 रामसर साइट्स इंडिया में अभी 2021 में जनवरी तक हैं। और इन सारे रामसर साइट्स के ऊपर डेडिकेटली एक वीडियो बना दी गई है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सब जरूर देखें क्योंकि आपके सारे अपकमिंग एग्जाम्स में वो काम आएगा। इवन BPSC हो, UPPCS हो, कोई भी हो, UPSC ही क्यों ना हो, सब में काम आएगा। राइट, 9 देखते हैं क्या बोल रहा है, वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूस कला शैली को GI टैग मिला है। इसका संबंध मुख्यतः बिहार के किस जिले से है। तो इसका जो संबंध है देखिए भागलपुर से है। कहाँ से है, भागलपुर। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो जो पोर्टल को लॉन्च किया गया वो था गति। ठीक है,
राष्ट्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा गति वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इससे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी तथा कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये है इसका मेन मोटो। 11 देखते हैं। अगस्त 2020 में विश्व प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के ही दौरान निधन हो गया। कौन थे वो? तो ये जो थे ना, राहत इंदौरी साहब थे। ठीक है, आपने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, बहुत हाईलाइटेड ये न्यूज़ था। 12 देखते हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है, देखिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने करी है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इंदिरा वन मितान योजना स्टार्ट करा है और इस योजना का लक्ष्य वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 13 क्या बोल रहा है, देखिए, पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो मरणोपरांत तो कुल 4 लोगों को ये जो पुरस्कार है प्रदान किया गया। ठीक है, तो पद्म विभूषण पुरस्कार देखिए कुल 7 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात अभी आपको बोली है। देखिए, पद्म विभूषण जो पुरस्कार है टोटल 7 को मिला है। कितनों को? 7 को। लेकिन मरणोपरांत यानी मरने के बाद कितनों को मिला? तो 4 को मिला। ये आंकड़ा में, ये नंबर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, किन किन को 4 को मिला है वो भी नाम सुन ले। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस और विश्वेश्वरैया स्वामी। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 14 निम्न में से किस राज्य की मशहूर चाक खाओ यानी ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है, देखिए, मणिपुर की ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया है। 15 देखेंगे हम। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया। यह निम्न में से किस राज्य के प्रमुख पहल है? तो ये जो है ना, देखिए, ये है मणिपुर के पहल। ठीक है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है, याद रखें इसको। 16 वर्ष 2020 के चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया किसको? तो जो चयनित किया गया, देखिए, हावी जे अल्टर को किया गया, माइकल ह्यूटन को किया गया, चार्ल्स एम राइस को किया गया, यानी कि इनमें से सभी को। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्यूट राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है? तो जो कुल क्षेत्रफल प्रतिशत की बात की जाए तो कितना है? 24.56%। ठीक है, भारत में वन यानी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी एफएसआई का द्वारा तैयार किया जाता है और इस क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 में जो है ना 16th टाइम 16वीं बार देश में वनों के वृक्षों से आच्छादित ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें कुल क्षेत्रफल परसेंटेज की बात की जाए 24.56% है। यह रिपोर्ट 2 वर्षों के गैप में प्रकाशित किया जाता है और भारत में पहला वन रिपोर्ट जो है 1987 में प्रकाशित किया गया था। याद रखें आप लोग। ठीक है सॉरी 18 देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है ना, देखिए, असम में किया गया। याद रखें। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन असम के गुवाहाटी में इसका किया गया। देखिए, फर्स्ट पोजीशन इस गेम्स में जो जिस स्टेट ने पाया वो महाराष्ट्र ने पाया। फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र का रहा 256 पदकों के साथ। सेकंड पोजीशन की बात की जाए तो हरियाणा का रहा 200 पदकों के साथ। थर्ड पोजीशन की बात की जाए तो दिल्ली का था 122 पदकों के साथ। तो ये मैंने आपको रैंक बता दिया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले नंबर पे कौन सा राज्य रहा, तो वो महाराष्ट्र था। ठीक है, 19 देखते हैं। 19 में क्या बोला जा रहा है? केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने 2030 तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है और याद रखें 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और 2030 तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। साथ ही मध्य प्रदेश ने भी अपने राज्य के लिए इस लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है। ठीक है, और विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम अगर पूछा जाए तो क्या था? तो एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट, ये था 2020 का थीम। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला टायर पार्क वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना होगी। याद रखें। ठीक है, थोड़ा सा चलिए कलर में बदल लेता हूँ, काफ़ी टाइम से ही कलर यूज हो रहा है ना। ओके, चलो ये वाली सही है। ओके यस, चलो 21 देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया? अरे चेंज नहीं हुआ यार,
डन, ओके, यस चेंज हो गया। चलो हाँ, तो विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है, देखिए ये किया है इंडिया ने, ठीक है, याद रखें ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, जिसकी हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है 12,000 से 14,000 इकाई है, ठीक है, याद रखें। और इसे CSIR ने विकसित किया है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत अंडर में आता है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 22, राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ये जो फर्स्ट जो कंट्री बना है फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला, वो बन गया है सिंगापुर, ठीक है। हाल ही में सिंगापुर ने अपने राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने का ये जो काम किया, और इसी के साथ ही ये देश दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने ऐसा काम किया है, और इसके द्वारा सरकारी सेवाओं को एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है देखिए ब्रिटेन में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 24, क्या बोल रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण किया? तो नीतीश कुमार ने देखिए टोटल 7 बार मुख्यमंत्री पद का इन्होंने शपथ ग्रहण किया, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 25, क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JNU में 3 साल से ढकी हुई निम्न में से किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो इन्होंने जो अनावरण किया है वो स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा का किया है, ठीक है। हाल ही में अभी JNU वो गए थे और वहाँ पे स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया, जो कि 3 साल से ढका हुआ था, और ये प्रतिमा जो है कितने लगभग 3 सालों से ये ढकी हुई थी, ठीक है। 26 देखते हैं। किस रीट को जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानून कार्यवाही करने से रोक सकता है? तो ये रोक सकता है प्रतिषेध रीट जारी करके, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट ये पावर का यूज कर सकते हैं, और रीट जो है वो 5 प्रकार के रीट जारी की जाती है, ठीक है। उसी में से एक रीट होती है प्रतिषेध रीट यानी प्रोहिबिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रीट जब जारी की जाती है तब कोई निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण अगर वो कर रही है या किसी मुकदमे की सुनवाई कर रही या करता है, तो इस स्थिति में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसी निचली अदालतों या अर्ध न्यायिक निकाय को अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए यह प्रतिषेध रीट यानी प्रोहिबिशन रीट को जारी करती है। क्लियर? चलिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत अपने रीट वाले पावर का इस्तेमाल करती है, ठीक है। 27 देखते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है? तो ये जो संपन्न नहीं किया जाता, देखिए पंचायत चुनाव का निरीक्षण करना, ये जो है निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। पंचायत चुनाव से संबंधित कार्य जो है राज्य निर्वाचन आयोग का है, और ये आर्टिकल 243 के तहत 243 के तहत ये करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। चलिए 28 देखते हैं क्या बोल रहा है। 28 में ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम यानी गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है यानी कंपलसरी है? तो ये है देखिए कुल सदस्यों का 50%, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कुल सदस्यों का कितना? तो 50%, ठीक है। 29 देखते हैं क्या बोल रहा है। लोकसभा में शून्यकाल यानी 0 आवर की अधिकतम अवधि है कब तक की? तो इसकी जो अधिकतम अवधि है देखिए ये वो अनिश्चित काल की है, ठीक है। याद रखिए भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो है वो शून्यकाल कहा जाता है, और इस समय जो है ना इसका समय कब से कब तक होता है? 12 बजे से लेके 1 बजे तक, ठीक है। इसकी अधिकतम अवधि का निर्धारण नहीं किया गया, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। शून्यकाल का शुरुआत 1960 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1960 में इसका स्टार्ट हुआ था। शून्यकाल के समय लोक महत्व के विषय पर उठाने वाले प्रश्न पर सदस्य तुरंत कार्यवाही चाहते हैं यानी जवाब तुरंत चाहते हैं। तो इसके बारे में कुछ इसकी ड्यूरेशन क्या होगी कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए अनिश्चित काल इसको बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए 30 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें और उन्हें क्रमबद्ध रूप में रखें, ठीक है। तो यहाँ जो इसका जो देखिए करेक्ट जो हमारा कूट बैठता है, सबसे पहले क्या आ जाएगा? देखिए सबसे पहले प्रस्ताव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा विधेयक आ जाएगा, उसके बाद अधिनियम आ जाएगा और फिर विधि आ जाएगा, राइट। चलिए 31 देखते हैं क्या बोल रहा है। 31 में बोला जा रहा है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है?
कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त इनको नहीं है, तो वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत ये दिया जाता है। ठीक है, और ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। 32 देखते हैं, 32 क्या बोल रहा है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को महाधिवक्ता ही परामर्श दे सकता है। संविधान के आर्टिकल 165 में, ठीक है, आर्टिकल 165 के अनुसार ये कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता ही होता है। और भारत का महान्यायवादी की बात की जाए तो वो आर्टिकल 76 के तहत जो है वो इस आर्टिकल 76 में इसके बारे में बात की गई और यह भारत सरकार का विधि संबंधी विषयों पर, ये भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। ठीक है, महाधिवक्ता। 33 देखते हैं क्या बोल रहा है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन सही है वो है हमारा, देखिए इसका गठन 1993 में हुआ था, सही बात है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही बात है। NHRC का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 34 हम देखेंगे क्या बोल रहा है। 34 में देखिए, भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है। तो भारत में जो लोक निधि का अभिभावक होता है वो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। याद रखें, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक निधि का ये जो है अभिभावक होता है। ठीक है, सभी व्ययों की लेखा परीक्षा जो है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का व्यक्ति कहा जाता है। संविधान के आर्टिकल 148 में, आर्टिकल 148 में याद रखें, आर्टिकल 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें यह जिक्र है आर्टिकल 148 में, जो कि 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए तब तक वो अपने पद पे बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है। तो वो नहीं किया जा सकता, किसको, विधान परिषद को। ठीक है, राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। वहीं राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं हो सकता है और इसके सदस्य की पदावधि जो है वो 6 ईयर्स होती है, याद रखें। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विधान परिषद, विधानसभा नहीं। ठीक है, 36 देखते हैं, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई। तो भारत की जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत उसके अंतर्गत ही ये गठन की गई। ठीक है, ये जो है देखिए, संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे पहले सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन था संविधान सभा का, तो BN राव थे। ठीक है, याद रखें ये नाम। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 37, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट जो इसका हो जाएगा, देखिए वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 38 देखते हैं हम क्या बोल रहा है। 38, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं। तो पानी से लोहा तथा मैग्नीज जो है वो क्लोरीकरण के द्वारा हटाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 39 देखते हैं, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। ठीक है, जो फायर प्रूफ जो कपड़े होते हैं जो इस्तेमाल होता है वो किससे बनाए जाते हैं, तो बनाए जाते हैं एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखें। 40 देखते हैं हम। 40 में क्या बोल रहा है, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़े और मशीनों के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है, देखिए ये किया जाता है एल्यूमिनियम पाउडर का। ठीक है, रेलों के टुकड़ों या मशीनों के भागों की वेल्डिंग में एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। 41 देखते हैं क्या बोल रहा है। 41 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो ये जो होता है देखिए वर्णता। ठीक है, वर्णता पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बहुत कम होता है। यह दोष मनुष्य के आंखों में संक्वाकर सेलों की कमी के कारण यह होता है। यह दोष अनुवांशिक होता है तथा इसका उपचार अभी तक तो फिलहाल नहीं है कोई भी। ठीक है, इस दोष वाले व्यक्ति में रंग का भेद कर पाना असंभव होता है। ठीक है, मतलब उसको जो है ना, मतलब ग्रीन रेड
और ब्लू या येलो, इन सब कलर में मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस लोग होते हैं, वर्णता मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस, ऐसे लोगों के अंदर जो है ना कलर में डिफरेंस कर पाना बड़ी मुश्किल होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप सभी फेसबुक यूज़ करते हैं, तो फेसबुक का फाउंडर कौन है? मार्क जकरबर्ग है। और आपने कभी ये सोचा है फेसबुक ऐप का कलर जो है वो ब्लू ही क्यों है, ग्रीन क्यों नहीं है? व्हाट्सएप जैसा उसका कलर ग्रीन क्यों नहीं है ना? ब्लू ही क्यों है? वो इसलिए क्योंकि उनको ग्रीन कलर में अंतर समझ में नहीं आता है। मार्क जकरबर्ग कलर ब्लाइंड है, दैट्स वाई फेसबुक ऐप का कलर ब्लू रखा गया है। चलिए आज मैंने आपको एक अच्छा सा फैक्ट बता दिया, याद रखें, ठीक है। 42 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो ड्यूटेरियम की जो द्रव्यमान संख्या है वो होती है 2, ठीक है, याद रखें। 43 उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है H2SO4 का, याद रखें इसको, ठीक है। 44 देखते हैं। 44 में क्या बोला जा रहा है? विद्युत चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबक के जो बीच है लिंक की खोज किया था किसने? माइकल फेराडे ने, ठीक है। 45 देखते हैं। चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? तो चालक का जो प्रतिरोध है लंबाई में वृद्धि से भी बढ़ता है, तापमान में वृद्धि से भी बढ़ता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी से भी बढ़ता है। तो डी हमारा सही हो जाएगा भैया जी, बहिनी जी, ठीक है। चलिए 46 देखते हैं क्या है? आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है असीमित, याद रखें, ठीक है, असीमित होती है, लिमिट नहीं होता है इसका। 47 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो आभासी बल जो है, देखिए अपकेंद्री बल जो है ना वो आभासी बल है, याद रखें। वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं, ठीक है। और अपकेंद्री बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल होता है, उसे आभासी बल भी कहा जा सकता है। 48 देखते हैं। सर्वात्रिक गुणित्व स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो विमीय सूत्र है वो है M1L3T2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 49 देखते हैं। पृथ्वी के पालन में वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होनी चाहिए? तो देखिए जो ऊर्जा होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऋणात्मक, ठीक है। पृथ्वी की पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा ऋणात्मक होनी चाहिए, याद रखें बिल्कुल भी। 50 देखते हैं। 50 क्या है? निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो जो होता है ना, देखिए ध्रुवों पर होता है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है तथा सबसे कम जो है विषुवत रेखा पर एवं केंद्र पर होता है, सबसे कम, शून्य के बराबर मान लें, ठीक है। केंद्र पर तो शून्य होता है, ठीक है। चलिए 51 देखते हैं। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो सूर्य की जो किरणें हैं ना वो कैसे पहुंचती हैं? तो विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं, याद रखें। सूर्य किरण पृथ्वी पर विकिरण प्रक्रिया द्वारा ही पहुंचती है, ठीक है। और विकिरण प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 52 देखते हैं। 52 क्या बोल रहा है? स्वपरागन का परिणाम क्या होता है? तो स्वपरागन का जो परिणाम होता है वो होता है अंतः प्रजनन, याद रखें। स्वपरागन का परिणाम अंतः प्रजनन होता है, ठीक है। 53 देखते हैं क्या बोल रहा है? वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है, क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अधिपादप, ठीक है। वैसे पादप को अधिपादप बोलते हैं। 54 प्रकाश संश्लेषण प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? तो प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो है फास्फोग्लिसरिक एसिड, याद रखें, ठीक है। 55 देखते हैं हम क्या बोल रहा है। 55 में बोला जा रहा है पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो पौधे के वार्तिका तथा वार्तिकाग्र को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। 56 देखते हैं। बीज प्रसुप्ति किसके नियंत्रण में होती है? बीज प्रसुप्ति की बात हो रही है, तो ये जो होती है ना एसिटिक एसिड के नियंत्रण में बीज प्रसुप्ति होती है। अब देखते हैं हम 58 में क्या बोल रहा है? देखिए 57 देखते हैं। इसमें क्या बोला रहा है? अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो अमीनो एसिड की जो आवश्यकता होती है वो होती है प्रोटीन के संश्लेषण में अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में जो है देखिए अमीनो एसिड की जो मात्रा होती है 14% होती है, और ये शरीर की नवीन जो नई कोशिकाएं होती है उसका मुख्य आधार भी होता है, ठीक है। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, ये याद रखें। 58 देखते हैं। डायस्टेट एंजाइम का स्रोत क्या है?
तो डायस्टेट एंजाइम का जो स्रोत है वो है लार ग्रंथि। ठीक, याद रखें इसको। 59 देखते हैं क्या बोल रहा है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन यानी विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है और ये मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। 60 देखते हैं, विक का प्रकार्यात्मक यूनिट क्या है? तो विक का जो प्रकार्यात्मक यूनिट है वो है विकाणु। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 61 देखते हैं क्या बोल रहा है। मानव की पसलियां निम्न में से किसके साथ जुड़ी रहती हैं? तो मानव की जो पसलियां हैं ना वो स्टर्म के द्वारा ये जुड़ी रहती हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 62 देखते हैं, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो कृषि को उद्योग का जो दर्जा देने वाला पहला राज्य है वो है महाराष्ट्र। याद रखें इसको। 63 देखते हैं, 63 में समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, एडम स्मिथ को जो है, देखिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है तथा कार्ल मार्क्स को जो है ना समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। 64 देखते हैं, जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो जीडीपी के आधार पर जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना वो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पहला का बात करें, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जीडीपी के आधार पर भारत जो है कितने ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी भारत का है। तो भारत का जीडीपी है अभी 2.94 ट्रिलियन डॉलर का। कब तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अब मैं बात कर लूँ फर्स्ट पोजीशन जिसका जीडीपी पहले नंबर पे वो कौन सा देश है जो जीडीपी सबसे टॉप पे है? वो है अमेरिका। सेकंड पे आता है चीन, थर्ड पे आता है जापान, फोर्थ पे आता है जर्मनी और फिफ्थ पे आता है इंडिया। राइट, चलिए 65 देखते हैं क्या बोल रहा है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में क्रमशः करते हैं? तो मनरेगा के तहत जो केंद्र और राज्य के अंतर्गत जो भुगतान होता है वो होता है, देखिए 90 और 10 का। ठीक है, 90 सेंट्रल गवर्नमेंट और 10 स्टेट गवर्नमेंट करती है। राइट, 66 देखते हैं, 66 में क्या बोला जा रहा है? पुल रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो पुल रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने की अनुशंसा जो है वो विवेक देवराय समिति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए 1923 में, ठीक है, कब? 1923 से 24 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया और पुनः 2016-17 में, फिर से 2016-17 में, ठीक है, रेल बजट को आम बजट के साथ एक साथ प्रस्तुत किया गया, जिसकी अनुशंसा जो है विवेक देवराय समिति ने की थी। याद रखें। अब हम देखेंगे 67 क्या बोल रहा है? भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 में पारित किया गया था। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम तो 2002 में हो गया। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो वो 1980 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो 1986 में वो पारित हुआ था और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वो पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा गुरु घासीदास, ये हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मुरलेन उद्यान, ये हो जाएगा मिजोरम। उसके बाद हम देखते हैं वाल्मीकि उद्यान बिहार और नेवराक उद्यान मेघालय। हमारा सही हो जाएगा कूट, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं 69 में क्या बोला जा रहा है। देखिए भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो वो दिया गया है दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और दामोदर नदी को जो है ना बंगाल का शोक भी कहा जाता है। 70 देखते हैं, हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था नॉर्मन मायर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 71 में क्या बोला जा रहा है? भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? भारत का विरासत पशु जो है, देखिए हाथी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखें। 72 देखते हैं, किस मिट्टी का निर्माण बेसॉल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है? तो ये जो होता है निर्माण, देखिए ये होता है काली मिट्टी का। याद रखें, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 73 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे ये बताना है। तो 73 में जो है देखिए यहाँ पे हमारा जो है गड़सिया हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे ये रॉन्ग है। गड़सिया जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, गड़सिया सहरिया ये राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे रॉन्ग है, बाकी सारे सही है। ठीक है, सुमेलित नहीं है बात थोड़ा। चलिए ठीक है, 74 देख लेते हैं, 74 देख लेते हैं। 74 में क्या बोला जा रहा है? देखिए किस मंडल को संवहन मंडल और
अधोम मंडल कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है देखिए क्षोभ मंडल को कहा जाता है, ठीक है। क्षोभ मंडल को संवहन और अधोम मंडल भी कहा जाता है। विभिन्न वायुमंडलीय घटनाएं जैसे ओला, कोहरा, आंधी, वर्षा, बादल, गरजना और चमकना सब जो है ये क्षोभ मंडल में ही होता है। अब 75 देखेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है। किस तट पर अवस्थित है ये बताना है। तो ये जो है ना उत्तर पूर्वी तट पर अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। 76 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन है। युगांडा। युगांडा जो है ये जो है यहाँ पे किंगली नहीं होगा, कंपाला होगा, ठीक है। और रवांडा का होगा किंगली, याद रखें। 77 देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ भारत की लगती है। कितनी लगती है वो 4096.7 किलोमीटर लगती है। और जबकि सबसे छोटी सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा की बात की जाए तो अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर का। 78 देखते हैं क्या बोल रहा है। पुडुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के राज्य में ये पाया जाता है। 79 देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है, ये याद रखें। 80 देखते हैं। ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है ना देखिए अपक्षरण कहा जाता है, ठीक है, याद रखें। 81 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है देखिए अरुणाचल प्रदेश का है। कितना 17, ठीक है। 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है। मिजोरम में 52, सिक्किम में 46 और मणिपुर में 115। 82 देखते हैं। कोल डैम जो है परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कोल डैम परियोजना जो है देखिए ये हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है, ठीक है। कोल डैम और नाथपा झांकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और ये परियोजना जो है किस पे है, सतलज नदी पर है, याद रखें। 83 देखते हैं। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है अशोक को कहा जाता है शिलालेखों का जनक, ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 84। मिलिंद पन्नो क्या है। तो मिलिंद पन्नो जो है ना बौद्ध पाठ है, याद रखें। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। एक तरीके से आप एग्जाम सेटर का बोल सकते हैं, हॉट फेवरेट ये क्वेश्चन ही बोल सकते हैं। मिलिंद पन्नो के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये एक बौद्ध पाठ है मिलिंद पन्नो, ठीक। चलिए 85 देखते हैं। 85 में क्या बोला जा रहा है। निम्न में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपयोग किया। तो ये जो उपयोग किया है देखिए अमीर खुसरो ने किया है, ठीक है। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त किया है, ठीक है। और अमीर खुसरो का जन्म अगर पूछा जाए तो ये 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाला क्षेत्र में हुआ था। 86 देखते हैं क्या बोल रहा है। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में से किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। तो वो जो बनाया था देखिए असमिया भाषा का, ठीक है, लोकप्रिय इसका प्रयोग कर करके उन्होंने बनाया था शंकर देव ने, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 87 क्या बोल रहा है देखिए। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था। तो शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब के द्वारा जो है ना शाइस्ता खान को भेजा गया था, ठीक है। देखिए 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया तथा इसने शिवाजी को पकड़ने का आदेश दिया था। 88 देख लेते हैं क्या बोल रहा है देखिए। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। तो रोपड़ में बड़े सम्मान के साथ जो स्वागत हुआ था वो किसने किया था, विलियम बेंटिक ने किया था, ठीक है, 1831 में, याद रखें। 89 देखते हैं। किस आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। तो ये जो मिला था ना ये किसको मिला था, ये असहयोग आंदोलन को मिला था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 तक तथा असहयोग आंदोलन 1920-1922 को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। खिलाफत आंदोलन को जो है ना महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का प्रतीक भी बताया था। चलिए 90 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो जो सही सुमेलित है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, ये सही सुमेलित है, ठीक है। यहाँ बात हो रही है सही सुमेलित का। स्वदेशी आंदोलन की बात की जाए देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जबकि स्वदेशी आंदोलन का जो है ना रविन्द्रनाथ टैगोर का समर्थन इन्होंने जो है समर्थन जरूर किया था, परंतु वे सक्रिय भूमिका में नहीं थे। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने किया था, जबकि असहयोग आंदोलन का इसका जो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है वो गांधी जी द्वारा किया गया था।
सी राजगोपालाचारी द्वारा नहीं। ठीक है, तो हमारा सिर्फ सी सही हो जाएगा। 91 देखते हैं, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? तो बंगाल तथा पंजाब में थे ये। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 92, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो गुजरात में जो है ना साबरमती आश्रम की स्थापना जो है ये कब की गई थी? वो 1917 में की गई थी। ठीक है, तो गुजरात में सत्याग्रह आश्रम जो है, ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना जो है गांधी जी द्वारा, देखिए सबसे पहले समझिए सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में गांधी जी ने की थी और 1917 में यह आश्रम जो है साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ, तब से ये साबरमती आश्रम के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग का बात किया जाए तो ये सत्याग्रह आश्रम था। ठीक है, बाद में जाके साबरमती के नदी तट पे इसको स्थानांतरित किया गया, उसके बाद से साबरमती आश्रम के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, चलिए 93 देखते हैं क्या बोल रहा है। 1980 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन मिरर का जो प्रकाशन होता था ना, ये होता था कलकत्ता से। याद रखें, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 94 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो ये स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था ये हैदर रजा ने किया था। ठीक है, 1905 में। ठीक, याद रखें, बंगाल में प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में हैदर राजा ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत जो है वो 1950 मैंने बोलते सॉरी 1905 में हुआ था। ठीक है, याद रखें। 95 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए हुए कूट से बतलाएं। तो जो है ना, देखिए सबसे पहले चौरा चौरी कांड की बात कर लेते हैं, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, बारदौली प्रस्ताव जो है 11 फरवरी 1922 को हुआ था, बारदौली प्रस्ताव। ठीक है, और उसके बाद जो हम बात करें असहयोग आंदोलन, ये 12 फरवरी 1922 को हुआ था। तो हमारा जो सही कूट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 96 देखते हैं। INS विक्रमादित्य क्या है? तो INS विक्रमादित्य जो है ना विमान वाहक पोत है, याद रखें। 97 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क से सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित जो सार्क से नहीं है वो है सिंगापुर। याद रखें, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको शॉर्ट में जाना जाता है सार्क के नाम से, इसमें कुल 8 देश सम्मिलित हैं। इस संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, याद रखें। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। सार्क के सदस्य देश कौन कौन है? बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका और मालदीव्स है। सिंगापुर दूर दूर तक नहीं है। राइट, 98 देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की स्थापना हुई थी वो 1974 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 99 देखते हैं क्या बोल रहा है। केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो केंद्र सरकार की जो सौभाग्य योजना का संबंध है वो देखिए सभी घरों में विद्युत आपूर्ति से है। याद रखें, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर की गई थी। आखिरी आज का क्वेश्चन हम देख लें, क्वेश्चन नंबर 100। वांगला उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वांगला उत्सव जो है देखिए मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए एडुटीरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट है वो पसंद आया है। सेट कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने कट ऑफ मार्क्स जो हमने रखा था 65 नंबर का, वो आपने टच करा, वो पार करा या नहीं करा, कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा से मिलते हैं एक और नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।